नमस्कार। आज एक बार फिर से मैं हाज़िर हूँ और पिछले अंक में हमने बात की थी कि एक अच्छा रंगकर्मी होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है और किस तरह से एक रंगकर्मी जो हमारे ऑडियंस है उनकी सोल को हम टच कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाट्य शास्त्र की कुछ चीज़ों को लेकर। हम सभी जानते हैं कि नाट्य शास्त्र के 37 चैप्टर हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। इट्स एनसाइक्लोपीडिया जिसमें नाट्य शास्त्र से नाट्य विद्या से रिलेटेड हर चीज़ है। इसकी हम शुरुआत की बात करें तो कहा जाता है कि इसकी जो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने की थी और ये उन दिन हुआ यूँ था कि देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनको कहने लगे कि हमें अपने मनोरंजन के लिए हमें कुछ हमारे लिए कुछ कीजिए। तो तब ब्रह्मा जी ने जो वेद हैं, जैसे जो 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन 4 वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से टेक्स्ट लिया, स्क्रिप्ट्स लिया, स्क्रिप्टिंग जो कहते हैं वो लिया, सामवेद से म्यूज़िक संगीत लिया, यजुर्वेद से भाव रस इमोशंस ली और अथर्ववेद से अभिनय लिया। तो इन सब चीज़ों से इन्होंने ये सारी चीज़ें लेकर एक वेद बनाया जिसको नाट्यवेद कहते हैं। तो नाट्यवेद की उन्होंने इस तरह से रचना की जिसमें सभी कलाएं हैं, हर चीज़ है, चाहे वो हर ज्ञान है, चाहे वो हर शिल्प है, चाहे वो योग हो, क्रिया हो, कर्म हो, कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, सब कुछ है। और ये जो नाट्यवेद है ये सबके लिए है। तो नाट्यवेद को पांचवा वेद कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये कंपाइल की सारी चीज़ें तो उन्होंने भरत मुनि को बुलाया और कहा कि ये चीज़ें कंपाइल के इनको अब आप तैयार करो। तब उन भरत मुनि ने क्या किया कि नाटक से संबंधित सभी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा किया। जो भी नाटक से छोटी चीज़ थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने डिटेलिंग ली की और उसका नाट्य शास्त्र में समाहित कर लिया, नाट्य शास्त्र में लिख लिया। तो नाट्य शास्त्र की बात करें तो भरत मुनि के अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है जो ऑडिटोरियम का जिसको प्रेक्षागृह कहते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रेक्षागृह है, जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे दर्शक बैठते हैं और जो मंच है जहाँ रंगकर्मी अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जो एक्टर होता है, तो जो मंच है वो तो लकड़ी का होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि मंच जहाँ परफॉर्मेंस होती है वो लकड़ी का होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भरत मुनि कि ये बहुत दिखने में खूबसूरत लगता था। और अगर हम कोई अपनी कला कर रहे हैं, जैसे डांस नृत्य कर रहे हैं, तो थाप की जो आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती थी। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हम जो कहते हैं, हम लोग जब रिहर्सल्स करते हैं, हम हमेशा इस चीज़ को पे ख़ास ख्याल रखते हैं कि हमें स्टेज पे बहुत धप धप करके नहीं चलना है, हमें स्टेज पे पैरों की आवाज़ नहीं चलनी चाहिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। लेकिन लकड़ी का जो मंच है ये देखने में खूबसूरत लगता है और उसमें परफॉर्मेंस करने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो ये तो थी मंच की बात। तो जो स्टेज पे जैसे हम कहते हैं अपर स्टेज होता है और डाउन स्टेज होता है, ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा। स्टेज में हम हमेशा कहते हैं कि आप अपर स्टेज आपकी ब्लॉकिंग होगी या डाउन स्टेज आपकी ब्लॉकिंग होगी। जो डाउन स्टेज होता है वो ऑडियंस के पास वाला हिस्सा होता है और जो अपर स्टेज होता है वो होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म से आप सेट करते हो, यहाँ थोड़ा ऊपर स्टेज के आगे आगे वाला हिस्सा जो बिल्कुल होता है उसको डाउन स्टेज कहते हैं, जो ऑडियंस के नज़दीक होता है। तो भरत मुनि ने इसको उनको 2 नाम दिए थे। जो अपर स्टेज होता है प्लेटफॉर्म के पास वाला उसको रंग शीर्ष कहा जाता था और जो डाउन स्टेज ऑडियंस के पास उसको रंगपीठ कहा जाता था। और एक बैक स्टेज होता है विंग्स के पास, जहाँ से जो एक्टर्स होते हैं अपनी एंट्री करते हैं, जहाँ से हम प्रॉपर्टीज़ लाते हैं अप, और हमारा जो ग्रीन रूम होता है। तो जो बैक स्टेज की जो टीम होती है, एक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो बैक स्टेज की टीम होती है, मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं समझती हूँ, जो मैं मानती हूँ, मुझे लगता है कि जो बैक स्टेज टीम है वो एक बैकबोन होती है आपके थिएटर की। इट्स अ बैकबोन, किसी भी प्ले की जो बैकबोन होती है वो होती है बैक स्टेज टीम, क्योंकि बैक स्टेज टीम हमारे हर चीज़ को पूरा करती है। जो एक एक्टर होता है वो टोटली डिपेंड करता है बैक स्टेज टीम पे। प्रॉपर्टीज़ अगर कहीं रखी हो उसको जो एक्टर जा रहा है उसको पकड़ाना, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, सब जो है ये बैक स्टेज टीम करती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ इट्स लाइक अ बैकबोन। तो मैं ये मानती हूँ कि जस्ट एक एनर्जी होती है स्टेज पर जो मंच पर तब आती है जब एक रंगकर्मी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस लेकर आता है, तो वो एनर्जी उस एनर्जी के ज़रिए आता है जो
उस एनर्जी को वो जो एनर्जी है वो सबको अपनी तरफ खींच लेती है। एक मैजिकल मैजिक होता है उसमें। तो अगर हम ये जो थिएटर जो नाटक की जो आर्ट फॉर्म है, ये कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ समाहित है इसमें। और इसमें नाट्य जो शास्त्र है भरत मुनि का, उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या की है। जैसे संगीत तो बहुत अहम हिस्सा है नाटक का। तो अगर हम संगीत की बात करें तो भरत मुनि ने कहा है, भरत मुनि ने ये बताया कि जो संगीत यंत्र होते हैं, जो तार वाले यंत्र होते हैं, जैसे वीणा हो गई, तानपुरा हो गया, सितार हो गया, उसको तात यंत्र कहा जाता है। और जो हवा भरने वाले यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी होगी तो उसको सुशीरा कहा जाता है। फिर ताल वाद्य होते हैं, तबला जैसे हो गया, झांझ मजीरे हो गए, गाना वगैरह सब कुछ समाहित है नाटकों में। और जो नाट्य एक अभिनय है, जो नाटक है उसमें बहुत 9 रस होते हैं। रसों की बात हम आगे अपने अगले अंक में डिटेल्स में करेंगे, लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगी कि जो नाटक कला है इसमें सारे आर्ट हैं। इसमें रस है, इसमें भाव है, इसमें अभिनय है, इसमें मुद्राएं हैं, इसमें स्वर है, इसमें संगीत है, इन सब चीज़ों का मिश्रण है इसमें। तो प्राचीन काल में जो नाटक कला थी उसको 2 भागों में निर्धारित किया जाता था, जिसको लोकधर्मी नाट्यकला और नाट्यधर्मी कहा जाता था। तो जो लोकधर्मी थी वो ये थी कि रंगमंच पर दिखाई गई चीज़ें और जो पात्र होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट किए जाएं, मतलब स्टेज पे जो पात्र होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट हों कि वो बहुत नेचुरल लगे, वो आर्टिफिशियल कहीं सा नहीं लगे, ओवर मेलोड्रामा टाइप कहीं ना लगे। तो वो लगे कि आप सहज अपना अभिनय कर रहे हैं। जो नाट्यधर्मी है उसमें हाथ की जो मुद्राएं होती हैं, हाथ की मुद्राओं से नाटक को प्रस्तुत किए जाने पर जोर दिया जाता था। तो ये 2 चीज़ें निर्धारित 2 भागों में निर्धारित किया गया था नाटक कला को प्राचीन वक्त में। तो ये तो हम बात कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों को, जो नाटक को लेकर हम चीज़ों की जो बात कर रहे थे। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी कहना चाहूँगी, जैसे हमने पिछले अंक में कहा था कि किस तरह से एक जो रंगकर्मी होता है वो किस तरह से सोल तक पहुँचता है एक दर्शक की, हमारे ऑडियंस की, कि वो उस रंगकर्मी के साथ उसकी जर्नी में उसके साथ ही चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सोल को टच करता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हर रंगकर्मी अपने एक्ट के ज़रिए एक जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, उनके सामने एक सवाल छोड़ जाता है। ये इस चीज़ पे ज़रा गौर फरमाइएगा कि जो एक रंगकर्मी है वो दर्शकों के सामने अक्सर एक सवाल छोड़ जाता है, और हमेशा ऐसा होता है ऑलमोस्ट कि वो सवाल छोड़ता है। फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि ये चीज़ हुई थी, पहले हुई थी, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ आगे भी होगी। अब आप एज अ ऑडियंस आप सोचिए कि आपको इसमें से क्या करना है, आपको इस चीज़ में इस सवाल का हल कैसे निकालना है। क्योंकि हम कहते हैं कि जो नाटक है वो समाज का आईना होता है, और ये दृश्य काव्य भी कहा जाता है। तो इसमें ये होता है कि जो चीज़ें हम लोग अपनी आम जिंदगी में बयां नहीं कर सकते, उसको नाटक के ज़रिए दिखाया जाता है। और वो एक कई बार वो जो रंगकर्मी है वो एक अपने जो ऑडियंस उन पर एक सवाल छोड़ जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो साथ में एक ये चीज़ रहती है इसमें कि जो रंगकर्मी है, वो जो रंगमंच है वो रंगकर्मी को जीने की कला सिखाता है। और बशर्ते जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि आपको उसके लिए आपको कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। और जो रंगमंच है, ये आपको थिएटर आपको ये सिखाता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको कब पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, और आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, और किस तरह बोलना है, किस वक्त बोलना है। ये चीज़ें आपको सिखाता है। और ये आपको सिखाता है कि कौन सी चीज़ों को आपने स्ट्रेस देके बोलना है। ये आप सारी चीज़ें रिहर्सल्स में आपकी हेल्प हो जाती हैं। रिहर्सल में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जब हम रंगमंच करते हैं तो हमारा सोचने का जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। और जो एक रंगकर्मी है वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है, बशर्ते डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में कुछ और बातें आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।